और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं आज न्यूज इंडिया 24x7 के मंच पर डायलॉग @ न्यूज इंडिया 24x7 की शुरुआत हो रही है। कॉन्क्लेव की महाकॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर सर को भी बुलाना चाहूंगा और लैंप लाइटिंग के लिए प्लीज। सबसे पहले शुरुआत लैंप लाइटिंग से होती है। सर प्लीज लैंप लाइटिंग पहले, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो डायलॉग @ न्यूज इंडिया 24x7 कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार तरीके से, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि यह पल बेहद खास होता है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। देश के कानून मंत्री हम सब के बीच मौजूद हैं, बीकानेर से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल जी। चले गणेश वंदना भी शुरू हो गई है, तो इससे ज्यादा खास और कुछ हो नहीं सकता। विष्णु पक्षम तुझे गंगे कृपगामी धर्म नरेश विख्याते बात में है रहनी पुष्पधानी तीर्थानी गंगाधा झंड सदा आगच्छन्तु बद्रुतानी। न्यूज इंडिया 24x7 श्रीमान वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन इंडिया मेघवाल था समस्त परिवार। अब ऐसे वक्त पे अगर तालियां कम हो तो मजा नहीं आएगा, तालियां जोरदार होनी चाहिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज अर्जुन राम मेघवाल जी का शॉल उड़ाकर उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। अभी तो ब्रेक था, लंच के बाद आप लोगों ने अभी कुछ नाश्ता भी किया था। नाश्ते के बाद तालियां इतनी कम बजती हैं तो मजा नहीं आता है। नाश्ते के बाद, चाय के बाद तालियां तो थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आप विराजमान हो जाइए। चेयरमैन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पूजा मोहन पांडे हमारी सहयोगी बात करेंगे अर्जुन राम मेघवाल जी से, लेकिन उससे पहले अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए एक छोटी सी एवी सर हमने आपकी तैयार की है। आपका राजनीतिक सफर किस तरीके का रहा है, प्लीज प्ले। सर आप बोलते बहुत पीसीआर की टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज। अर्जुन राम मेघवाल पूर्व IAS अधिकारी, साइकिल से संसद पहुंचने वाले, बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं। आप राजस्थान के बीकानेर से ताल्लुक रखने वाले जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बोली में बीकानेरी मिठास और पहनावे में राजस्थानी झलक हमेशा दिखती है। आपने 15वीं लोकसभा में देश में मैनुअल स्कैवेंजर्स के उन्मूलन के मसले को जोरदार तरीके से उठाया था। आप लगातार तीसरी बार बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं और भारतीय राजनीति में आपने अपने काम के बदौलत अलग पहचान बनाई। 2009 में बीकानेर लोकसभा सीट से पहली बार आप बीजेपी के लिए सांसद चुने गए। आप 2016 में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में कई अहम मंत्रालय को संभाल चुके हैं। इससे पहले 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी आपको मिला है। आप बतौर कानून मंत्री देश के कानून में अहम बदलाव कर आम लोगों को न्याय दिलाने में अहम योगदान देने में जुटे हुए हैं। न्यूज इंडिया के कॉन्क्लेव डायलॉग 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। जोरदार मेघवाल जी के लिए जो साइकिल से संसद भवन पहुंचे, जमीन से कितना जुड़ा हो सकता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उनसे बातचीत करेंगी सहयोगी पूजा मोहन पांडे। पूजा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अभिषेक। देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभी को याद होंगे, याद हैं? हाँ बोलिए जल्दी।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरी प्रतिकृति हमारे सामने बैठी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद कानून मंत्रालय अगर किसी दलित के हिस्से में गया है, अर्जुन राम मेघवाल सर, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के मंच पे। स्वागत के साथ सवाल, एक हिडन जानकारी है सर हमारे पास, बागड़ी बहुत पसंद है आपको। राम जी का आगमन हो रहा है, बागड़ी भाषा में कुछ थोड़ा सा एक पंक्ति कुछ बोल दीजिए। देखिए, बागड़ी भाषा का आपने जिक्र किया जी, मातृभाषा तो पसंद ही होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो वो हमारी मातृभाषा है जी, उसको हम मारवाड़ी भाषा भी कह सकते हैं, राजस्थानी भाषा भी कह सकते हैं। इसलिए वो भाषा इतनी पसंद अब हमें हो गई है कि हमारे यहाँ बीकानेर में जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में जी, उस पे हमारे बीकानेर के लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। तो बागड़ी तो हमें पसंद ही है और मारवाड़ी हमें पसंद है। राम जी आर्या है माने बहुत चोखा लगे, माने बहुत चोखा लागे है। और इसी के साथ देखिए, राम, जब हम मारवाड़ी का जिक्र कर रहे हैं तो राम राम सा होता है, लेकिन ये राम राम सा बहुत ज़्यादा राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रहा है सर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, कानून मंत्रालय आपके पास है, न्याय कहाँ नहीं मिल रहा है? देखिए, एक थॉट चला हुआ है जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि राम तो खाली राम राम सा में अभिवादन में नहीं है जी। बिल्कुल। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है बीकानेर। ग्रामीण जब आपस में मिलते हैं तो दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों हाथ मिला करके ऐसी कल्पना करते हैं कि मेरे अंदर भी राम है और आपके अंदर भी राम है। बिल्कुल। तो जो आपके अंदर राम बैठा उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए राम राम सा। अगर राम राम सा भी पसंद नहीं है राहुल गांधी जी को, तो फिर भी राम जी क्या करेंगे वो सबको पता है। न्याय यात्रा का जवाब रह गया सर। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, सीनियर लोग, जो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। तो पहले वो अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनके साथ तो न्याय कर लें, उसके बाद न्याय यात्रा निकालें। काहे की न्याय यात्रा, किसकी न्याय यात्रा? उसके साथ भारत जोड़ो और है, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। भारत को तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? कभी जेएनयू में भारत तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके साथ राहुल गांधी खड़े मिलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग के साथ भी राहुल गांधी खड़े मिलते हैं। और अब भारत जोड़ो जैसी यात्रा नाम देकर के ये ढोंग क्यों कर रहे हो भाई? जनता सब जानती है। जनता सब जानती है और जनता की सरकार इस समय बीजेपी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है सर। कानून मंत्रालय है आपके पास, और जिस दौरान आपके हिस्से में मंत्रालय आया उस दौरान बहुत सुगबुगाहट थी कि रिशफल होगा मंत्रालय का, लेकिन सिर्फ एक मंत्रालय शिफ्ट होता है, किरण रिजिजू से शिफ्ट करके आपको दे दिया जाता है। ऐसी कौन सी प्रतिभा मोदी जी को आप पे नजर आई? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जब से कानून मंत्रालय का काम हमने संभाला है, तब से एक बड़ा काम जो हुआ है आपके ध्यान में आ रहा है कि जितने भी लंबित मामले हैं कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, उनकी संख्या हम कैसे कम करें। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम ईज ऑफ लिविंग जो लिटिगेंट्स हैं उनमें कैसे पैदा करें कि आप किसी वकील से पूछने के बजाय आप टच स्क्रीन के माध्यम से भी, ई कोर्ट सिस्टम के माध्यम से भी आप अपनी अगली डेट जान सकते हो। ये जो हमने सब प्रयास किया है, जिसको हमने नाम दिया है एक्सेस टू जस्टिस,
जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिले, ये संविधान निर्माताओं की कल्पना थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में, इस कालखंड में आप देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट हमने अमेंड किया, एक दिल्ली में बड़ा सेंटर बनाया, मीडिएशन लॉ हमने पास किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मीडिएशन लॉ तो पहले भी था, मीडिएशन लॉ था, लेकिन उस मीडिएशन लॉ में वो जो एक ताकत होती है वो नहीं होने के कारण उसमें मीडिएशन में यहाँ नहीं जाते थे लोग, लंदन जाते थे, कोई सिंगापुर जाकर के मीडिएशन में अपना केस निपटाता था। हमने कॉमर्शियल कोर्ट भी बनाए। अब हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा, सपोज करो इन दोनों के बीच में किसी कारण से झगड़ा है कोई कॉमर्शियल एंगल पे, ठीक है, तो हम दोनों मिलकर के कहेंगे ये हमारा मीडिएटर है और ये जो फैसला करेंगे, इनको कोर्ट की मान्यता हमने दी है, इसलिए कोर्ट केसेस कम होंगे कि नहीं होंगे बताओ? अदरवाइज तो डेट पे डेट पड़ती है। कोर्ट केसेस कम करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 4 करोड़ 80 लाख अभी भी तादाद है, कैसे होगा ये? नहीं, आप 4 करोड़ क्योंकि 80 लाख, देखिए जैसे कोई किसी का सामान गायब हो जाए, कहते हैं कोर्ट में देख लूंगा, मतलब न्याय पर इतना विश्वास है और आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। नहीं, आपने ठीक कहा पूजा जी कि 4 करोड़ 80 लाख, कुछ लोग डेटा जो हमारा नेशनल ग्रिड वाला कभी कभी बोलता है कि 5 करोड़ के आसपास भी हो रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमारा इन्फ्लो हो रहा है, जैसे आपने कहा छोटी छोटी चीजों पे लोग कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन हम उसका निस्तारण जल्दी करें। कोर्ट में जाने के मौलिक अधिकार को हम रोकना नहीं चाहते, वो उसका अधिकार है नागरिक का, जहां न्याय मिलेगा वहां जाएगा, न्याय का दरवाजा वो खटखटाएगा, लेकिन हम उसकी प्रक्रिया में जल्दी कर दें। आपने देखा होगा कि अभी हमने इंडियन पेनल कोड को भी अमेंड किया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी अमेंड किया, इंडियन एविडेंस एक्ट को भी हमने अमेंड किया। इसमें भी आपने देखा होगा कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इसको मिला करके एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं, इसका फैसला 3 महीने में करना पड़ेगा, एफएसएल रिपोर्ट इतने समय में आनी पड़ेगी, ये जो टाइमलाइन तय कर रहे हैं, इस भी मुकदमों का निस्तारण जल्दी होगा। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं भी इनकी अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अंग्रेजों को इस देश पे राज करना था, नागरिकों को दंडित करना था, इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता नाम दिया, जिसका नाम है अंग्रेजी में इंडियन पेनल कोड। और अब मोदी जी के कालखंड में हम नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, दंड देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने इंडियन पेनल कोड का नाम रखा भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क है। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि देखिए तारीख पर तारीख एक डायलॉग सुना होगा आपने, उस डायलॉग से आज़ादी मिल गई है, कहना ये चाह रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो उसको आसान भाषा में बताया है। सर, बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ कई सारे कानून, कई सारे संशोधन जो सकारात्मक प्रयास की दृष्टि से आपकी तरफ से लाए जाते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से लाए जाते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज आपको बता रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार सरकार तक को आईना दिखाने का काम वो करता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कुछ तो ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार की तरफ दखल थोड़ा सा। देखिए पूजा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पंडित नेहरू पहला अमेंडमेंट कब लाए? जब उन्होंने भूमि सुधार का कोई विधेयक पास कराया संसद से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको रद्द करते हैं, तब वो पहला अमेंडमेंट लेके आए। संविधान निर्माताओं ने 8 ही अनुसूचियां दी थी। तब पंडित नेहरू ने कहा कि हम एक 9th शेड्यूल्ड और बनाते हैं। इसका मतलब कोई अभी से थोड़ी है, संविधान के तहत पावर है जुडिशियल रिव्यू का न्यायपालिका को। ये न्यायपालिका का अधिकार रहना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए, कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, यही हमारा सोच है। ठीक है, ये आपकी सोच है। और इसी के साथ बीजेपी की एक और सोच है सर, यूसीसी को लेकर के। यूसीसी की घंटी बज रही है, 24 तक चुनाव की भी घंटी बज गई है, यूसीसी की भी घंटी बज गई है, क्या माना जाए? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई अभी का मसला तो है नहीं। गोवा में तो लागू है, गोवा में लागू है, उत्तराखंड में बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है, दूसरे राज्य भी इसमें काम कर रहे हैं। और जब देश आजाद हुआ था
और संविधान निर्माताओं के समय भी इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी चर्चा हुई थी कि ये सही समय है अभी, लेकिन किसी कारणों से वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो सिविल लॉ होते हैं ये अलग होते हैं, ये किसी धर्म या वर्ग या किसी जाति के खिलाफ नहीं होते हैं। जैसे सड़क पे चलना आपका अधिकार है, लेकिन एक सिविल लॉ बना कि अगर आप स्कूटर पे चलेंगे, मोटरसाइकिल पे चलेंगे तो आपको हेलमेट पहन करके चलना पड़ेगा। ये सिविल लॉ है, ये कानून है। बिल्कुल। लेकिन कोई धर्म का आदमी कहे मैं तो साहब मैं चलूंगा, तो क्या होगा? कानून का उल्लंघन होगा, और वो सब पे लागू है। तो ये हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई चीजें लागू है, लेकिन हमारे विवाह में लागू नहीं होनी चाहिए, हमारे उत्तराधिकार में लागू नहीं होनी चाहिए। अब टाइम आ गया, आपने सही कहा कि घंटी बज रही है, ठीक ही कहा आपने। तो घंटी बज रही है तो प्रयोगशाला सिर्फ उत्तराखंड क्यों है सर? विपक्ष तो ये भी पूछ रहा है ना। देखिए, राज्यों का भी तो अधिकार है जी। हाँ, और उत्तराखंड में तेजी से इसमें काम हो रहा है। लेकिन आपने राज्य की जो कमेटी है उसको एग्जैक्ट रखा है केंद्र के लिए। क्या? राज्य में जो कमेटी गठित हुई नहीं, उसी उत्तराखंड कमेटी ने केंद्र की तरफ से भी तमाम लोगों से जो है उनके विचार मांगे। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसका काम है, मैंडेट है। उत्तराखंड में जो कमेटी बनी है वो जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में बनी है, उसमें भी काम हो रहा है। दोनों में काम अपनी तेजी से हो रहा है। सर, कई लोग ये कहते हैं कि देखिए आगामी चुनाव की दृष्टि से जिस समय राजस्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और राजस्थान में आपकी सरकार भी बनी, तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। सरकार बनी इसलिए आपको कानून मंत्री बना दिया गया, और कई लोग विपक्षी ये कहते हैं कि आप एक्सीडेंटल कानून मंत्री हैं। उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष का काम है तो आलोचना करना, वो करेंगे, लेकिन राजस्थान के चुनाव से इसका क्या संबंध है जी? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। आगामी दिनों में चुनाव हैं और राजस्थान में क्लीन स्वीप था पिछली बार। नहीं, राजस्थान के चुनाव हो गए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करना चाह रहा हूं जी कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। बिल्कुल। अब आगे जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो तीसरी बार भी रिपीट होगी। गठबंधन का क्या होगा? देखिए, हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। जिस दल के सबसे एमपी चुन करके आते हैं वो एमपी एक नेता चुनते हैं, लेकिन हमारी चुनाव की प्रक्रियाओं में लगातार एक माहौल रहा कि चलो भाई हम चुनाव में जा रहे हैं, और हमारे दल की ओर से अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए, तो ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हमारी ओर से तो तय है नरेंद्र मोदी जी कि हम बहुमत में आए तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। गठबंधन की ओर से कौन सा नाम है तय? कोई है नाम तो आप बता दीजिए, आपकी जानकारी में तो आप बता दीजिए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। नहीं, फाइनल हुआ क्या ये पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब हम तो पहले से ही आगे हैं चुनाव के मैदान में। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है, और हमारे नेता भी तय हैं। उनकी तो अभी नीति भी साफ नहीं है, किस दल से संयोजक बनेगा, और अभी नियत भी साफ नहीं है। कभी किसी का कोई नाम लेता, वो कहता नहीं मैं इनकार करता हूं, मैं नहीं बनना चाहता, मैं इसकी जगह इसको बनाना चाहता हूं। इसका मतलब नीति भी साफ नहीं है, नियत भी साफ नहीं है, और नेता भी नहीं है उनके पास। गठबंधन की तो वो सोचे ना, हमारे बारे में क्यों बात करते हैं? हमारे तो नीति भी साफ है, नियत भी साफ है, और नेता भी हमारे पास मजबूत नेता, शानदार नेता हमारे पास। सर, एलएलबी की पढ़ाई करी है आपने, एलएलबी काम आ रही है अब मंत्रालय में। देखिए, एलएलबी भी काम आती है, आपका कॉमन सेंस भी काम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आता है कि आप मेहनती हो या नहीं हो, आप परिश्रमी हो या नहीं हो, आप ईमानदार हो या नहीं, ये सबसे ज्यादा काम आता है। ईमानदारी का यहाँ पर सर जिक्र हो रहा है। एक बहुत मशहूर कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी,
और दुर्घटना का जब जिक्र हो रहा है तो एक कानून अभी हाल ही में आप लेकर के आए थे, सरकार की तरफ से आया था, हिट एंड रन, जिसके बाद पूरे देश के अंदर चक्का जाम हो गया सर। हालांकि जिस तरह के निर्णय लिए गए उसको लेकर के वो काबिले तारीफ हैं, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां देश में उत्पन्न हुई वो भी किसी से छिपी नहीं हुई हैं। आप हमारे मंच पर हैं, कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं कि भाई कानून मंत्री आ रहे हैं, उनसे पूछो ज़रा आगे इसके लिए क्या होने वाला है। तो आप अगर बता देंगे तमाम दर्शकों को तो उनको थोड़ी सी आश्वस्ति हो जाएगी आगे के लिए। 1757 में इस देश में कुछ घटा, फिर 1857 में जो घटा उसको अंग्रेजों ने गदर कहा, हमने स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा। ठीक। तब उन्होंने देखा कि भारतीय जाग गए हैं और उनको राज लंबा करना था, तो वो 3 एक्ट, ये कानून जैसे का इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये लाए राज करने के लिए। ये हमने अभी अमेंडमेंट किया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीयता के भाव के साथ। एक विषय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय से भी गया चला, वहां भी और हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी आया कि कोई आदमी हिट एंड रन किसी को एक्सीडेंट करके और चला जाता है, तो ऐसे केसेस में लंबे समय से यह पता नहीं चलता है कि किसने किसको मारा। ये जुडिशियल एक सिस्टम का पार्ट था। हमने इसमें, अमित शाह जी ने लोकसभा में बोलते हुए भी बोला, हमने ये कहा कि अगर वो आदमी शंख चारों ओर अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, बजा दो शंख चारों ओर, बजा दो शंख चारों ओर, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत और विलक्षण। हमें पता नहीं था सर कि कानून मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, अब इसके बाद आपके पास ये भी कला है, ये पता नहीं था हमको, लेकिन आज सबको पता चल गया है। नहीं, आलोक जी को पता था। आलोक जी को पता था, ठीक है। एक सर, एक सवाल मेरा आखिरी में, जाते जाते बता जाइए, राम वैतरणी पार लगा रहे हैं क्या बीजेपी की? एजेंडा है क्या? मैंने आपको क्या कहा, ये एक सांस्कृतिक उत्थान का समय है अभी। सर एक श्लोक है, रमन्ते इति रामा। देखिए, केदारनाथ जी ठीक हुए जी, काशी भव्य बना, हाँ उज्जैन में कॉरिडोर बना, हाँ, रामेश्वरम ठीक हुए, बहुत स्थान अच्छा हुआ, और अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक उत्थान का समय है। सारा देश उल्लासित है, उमंग में है, आनंद में है, सारा देश। तो राम जी के आने से बीजेपी के आंकड़े और ठीक हो जाएंगे क्या? अब मैं थोड़ा घुमा के पूछ रही हूँ, पर पूछ वही रही हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव से संबंधित मुद्दा ही नहीं है। तो विपक्ष क्यों कहता है? विपक्ष को तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने तय किया कि हम 22 तारीख के फंक्शन में नहीं जाएंगे, और यूपी के उनके प्रदेश अध्यक्ष पहले जाकर के पूजा करके आ गए। लेकिन तो वो तो कंफ्यूज है ना, बड़ी झड़प हो गई वहां पे, हनुमानगढ़ कंफ्यूज है वो। देखिए, अपोजिशन विशेष करके कांग्रेस कंफ्यूजन के दौर में गुजर रही है। मैं अभी से नहीं कह रहा हूं, मैं जब से, मुझे लगता है कि जब से सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का दौर रहा, देखिए मैं संसदीय इतिहास को भी समझता हूं अच्छी तरह से और जानता भी हूं। वीर सावरकर जी की मूर्ति लगती है संसद में, वो तो संसद में लगी ना, उसका सबसे पहले बाइकआउट इन्होंने किया। तब से इनके एक बाइकआउट की फिलोसफी चली है कि बीजेपी कोई काम करे तो उसको बाइकआउट करे। उससे पहले नहीं थी ये फिलोसफी। संसद में कोई काम हो रहा है, सारे दल जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ संसद में कि वीर सावरकर जी की मूर्ति लगी और कांग्रेस नहीं आई। लेकिन जब मीरा कुमार कांग्रेस ही थी और लोकसभा की स्पीकर थी, उस समय फिर विषय आया
कि वीर सावरकर जी की जयंती आ रही है, तो मीरा कुमार ने कहा मैं जाऊंगी, मैं स्पीकर के नाते जा रही हूं। लेकिन कांग्रेस फिर नहीं आई। अरे भाई, आपकी स्पीकर है, वो जा रही है, आप फिर नहीं आ रहे हो, तो कंफ्यूजन, ऐसा ही कंफ्यूजन यहां हो रहा है मुझे लगता है। कांग्रेस के सदस्य भी कह रहे हैं कि हम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं समझ में आ रहा क्या है। ये जो प्रोग्राम है, दर्शन तो करना चाहते हैं बैकडोर से। ये जो प्रोग्राम है 22 तारीख वाला, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्थान का कार्यक्रम है। भारत का चरित्र ऊंचा उठ रहा है, भारत का मस्तिष्क ऊंचा उठ रहा है, इसमें कांग्रेस को तकलीफ है, इसलिए वो कंफ्यूजन में है। तो बीजेपी क्लियर है, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। ये सुन रहे थे आप अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ एक आपने सकारात्मक संवाद किया और मुझे लगता है कि इस संवाद के बाद कई वर्गों को दिशा मिलेगी और दशा देश को आप दे ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पूजा जी, आपको भी। और बहुत बहुत शुक्रिया माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। और ऐसे ही परस्पर हमारा ये जो कार्यक्रम है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जनता और देश के तमाम वो सवाल जो हम सबके जहन में है, डायलॉग न्यूज़ इंडिया 24/7 पर हमारे इस भव्य मंच पर आपको देने की हम कोशिश करेंगे।